हेलो व्यूवर्स। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था कि हम अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके स्टार्टिंग में, जैसे आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आप सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे पाए। एंड ये 10 क्वेश्चंस जो हैं इनको हम एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम जो आपके फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको थॉरोली पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एंड देन आफ्टर हम बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ PYQ सीरीज़ भी चलाएंगे। इसी में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका दिसंबर के एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप एक यूनिट को 4 से 5 डे भी देते हैं और अच्छे से आप क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करते चलते हैं तो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ये मतलब अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है आपका। आपको इनमें से एलिमिनेशन जो भी होता है ना, एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको सारे नहीं पता है, वैसे अक्सर ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जो सबको नहीं पता होते, कि आपको सारे जो भी है ना ये इकोनॉमिक्स सबके बारे में नहीं पता होता, बट आपको कुछ के बारे में भी पता है तो आप एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल्स एंड लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कंपनसेशन प्रिंसिपल, डबल क्राइटेरियन कंपनसेशन। तो आपको इन चारों का तो नहीं पता होगा, बट फिर भी आपको जैसे इसका तो पता होगा, ये सबको पता होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया था? मार्शल ने दिया था आपका। तो जिसमें से भी जैसे ये है ना बी वाला ऑप्शन, इसमें बी का आंसर 4 दिया था, तो ये वाला आपका ऐसे ही कट गया, एलिमिनेट हो गया। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे इन तीनों में से आपका जो पहला है ना, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये आपका दिया था जेरेमी बेंथन ने, 4th। तो ए का क्या हो गया? 4th। अब इसमें ए का सेकंड दिया, इसमें ए का फर्स्ट दिया। नाउ आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। एक इसका आंसर हो जाएगा ए का हो गया 4th, बी का हो गया 3rd, सी का हो गया कंपनसेशन प्रिंसिपल, हेल्डर एंड हिक्स ने दिया था, और डी वाला जो हो गया डबल क्राइटेरियन कंपनसेशन, ये आपका दिया था साइटोस्की ने। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल गया ए। ठीक है। ऐसा अक्सर क्वेश्चन में देखा जाता है कि आपको हर साइंटिस्ट का या हर इकोनॉमिस्ट का जो उनकी किताबें हैं, जो उनकी थ्योरीज़ हैं, सबके बारे में नहीं पता होता। हम सबको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो हमें पता है पहले से, जिनके बारे में हमें कुछ आइडिया है, उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया आपका ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX, यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्वेश्चन है। एंड MUM इज इक्वल टू, ये आपको एक ये दिया है एंड देन ये दिया है, रिप्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ। आपको ये बताना है कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं, फर्स्ट वाली एंड देन सेकंड वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं इक्विलिब्रियम में, किस केस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको ये पता होगा कि सिर्फ सिंगल गुड की अगर बात हम करें, वन गुड की हम बात करते हैं ना अगर, तो सिंगल गुड में हमें यही वाला बस काफ़ी रहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M इक्वल टू MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X। ये आपका सिंगल कॉमोडिटी केस का होता है, यानी कि ये बी में जो यहाँ पे 2 दिया है वो गलत, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल कॉमोडिटी केस है, 1 आएगा आंसर में, है ना। ये दोनों आपका कट गया। अब नाउ ए और सी आपका बचा। सेकेंड आप कंडीशन देखोगे उसमें क्या दिया है, एक तो MUX वाला दिया है, फिर MUY वाला दिया है, यानी कि ये डबल कॉमोडिटी केस हो गया, 2 के केस में हो गया, तो ये वाला भी कट गया। आपका सही आंसर क्या आ गया? ए वाला। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन दी है, वो फर्स्ट कंडीशन आपकी लागू होगी 1 गुड केस में होगा, सिंगल गुड केस में, और जो डबल होगा तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर ज़्यादा गुड होते ना सपोज करके, तो MUY के बाद में क्या आ जाएगा, MUN अपॉन PN, ऐसे करके आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब नाउ हम देखते हैं कि जो यूटिलिटी फंक्शन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट।
तो यूटिलिटी जो फंक्शन हो गया, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनमें क्या होता है, जो डायरेक्ट वाले होते हैं उसमें हम डायरेक्टली एक्स और वाई कमोडिटी ले लेते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है ना यूटिलिटी फंक्शन, इसमें हम प्राइस ऑफ एक्स लेते हैं, फिर प्राइस ऑफ वाई लेते हैं, और साथ ही साथ हम एम भी लेते हैं। ठीक है, एम लेते हैं, मोनेटरी जो भी आप बजट है ना वो। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला तो नहीं होगा, प्राइस ऑफ एक्स और वाई तो हाँ ठीक है, लेकिन आपको साथ में एम भी लेना है, तो ये वाला भी कट गया। एम तो लेना है लेकिन सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स और वाई है, प्राइस ऑफ वाई है, ये वाला एक्स वाई नहीं लेना है ना, ये तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का हो गया, आपका ये भी कट गया। और साथ ही साथ ये जो आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है, इसको आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से नहीं रिप्रेजेंट करते। सो आपका आंसर क्या हो गया, सी वाला हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। Now the next question is, a consumption bundles which have at least more of one good and no less of other good than other consumption bundle is known as। एक consumption bundle है, मान लो जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका A एंड देन ये हो गया आपका B। आपका A का जो A है उसमें मान लो 2 है यूनिट है, और बी वाले में क्या है 8 यूनिट है। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है, विच हैव एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड, एक गुड थोड़ा सा ज़्यादा हो, मान लो इसमें 3 हो गया है ना, एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, अदर जो गुड है वो लेस नहीं होना चाहिए, वो सेम है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ए में डिफरेंस है, दूसरा तो हमारा सेम सेम है ना। इस बंडल को क्या बोलेंगे, इस जो कंजम्पशन बंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये आता है आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस थ्योरी के तहत आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार घुमाने के लिए दे देता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस थ्योरी में आता है कि आपका जो एक बंडल है वो विच हैव एटलीस्ट वन मोर गुड, और जो अनदर है वो आपका नो लेस ऑफ अदर गुड, मतलब कम नहीं होना चाहिए, तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इक्वल आ गया, इसमें एक ज़्यादा है इसमें इक्वल है, ये आपका आ गया मोनोटोनिक प्रेफरेंस, आंसर आ गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ़ कमोडिटी एक्स प्राइस इंक्रीज्ड, अगर जो एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है एंड मोनेटरी इनकम रिमेन कांस्टेंट, देन स्लोप ऑफ बजट लाइन विल। ठीक है, आपको बजट लाइन पूछा हुआ है, तो इसको आप चार्ट के थ्रू देखोगे, जैसे इस चार्ट में आपके हो गया, ये आपकी सिंपल ये एक मान लो बजट लाइन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये आपकी एक्स कमोडिटी है, ये आपकी वाई कमोडिटी है। क्या कह रहा है कि कमोडिटी एक्स का प्राइस अगर बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है ना कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे ये एक्स है, एक्स का प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो बजट लाइन हो जाएगी वो यहाँ आ जाएगी। अब बजट लाइन क्या होगी, यहाँ पर आ गई है ना, ये जैसे पहले फर्स्ट कंडीशन में ये था, अब सेकंड कंडीशन ये हो गई जब प्राइस बढ़ गया, तो आपका जो स्लोप है, यानी कि ये देखो, ये पहले आपका एंगल था, अभी ये आपका स्लोप बढ़ गया। एंगल देखना है आपको, ये जो एंगल है, तो पहले स्लोप कम था, अब स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो जो आपका बजट लाइन है वो लेफ़्ट की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा, और जब लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएगा तो उसका ये जो स्लोप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, ए। Let's see the next question. When MUX is equal to 0 and MUY is equal to 0, यानी कि x की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी ज़ीरो है, y की भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता होगा ना कि जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेम वैसे ही जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल होगी ना, वाई की भी और एक्स कमोडिटी की भी, दोनों की इक्वल है, ज़ीरो है, इस हम पॉइंट को क्या कहते हैं, सैटिएशन पॉइंट कहते हैं, यानी कि आप इसको पॉइंट ऑफ ब्लिस भी कह सकते हो, जहाँ पे संतुष्ट होता है ना कस्टमर, जैसे इक्विलिब्रियम में आपका कंडीशन हो गई ना, वैसे ही
आपका यहाँ पर भी कंडीशन बनती है, जिसको हम सैटिएशन पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ ब्लिस भी कहते हैं अनदर लैंग्वेज में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो गया 7th का? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मार्केट डिमांड कर्व बिकम मोर इलास्टिक इन केस ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, जो बैंड वैगन इफेक्ट है उस केस में जो आपका डिमांड कर्व है मार्केट का वो ज़्यादा इलास्टिक है, ये आपकी पहली स्टेटमेंट कह रही है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो मार्केट का डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इनइलास्टिक हो जाता है स्नोब इफेक्ट में। तो ये आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसमें कि बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है एंड स्नोब इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जो देखिए ऐसे ही मैं बता देती हूँ। जो बैंड वैगन इफेक्ट होता है ना, तो अक्सर क्या होता है कि जैसे लोगों के पास में जो चीज़ है, जैसे कि सबसे कॉमन जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका आईफोन का, कि लोगों को देख के कि यार आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोगों के पास में आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए, है ना। लोगों के पास में ये कार है तो मुझे भी ये कार चाहिए, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे भी ये ब्रांड चाहिए। बैंड वैगन इफेक्ट में ये आ गया कि जो दूसरों के पास है क्योंकि वो सबके पास है इसलिए मुझे भी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, जो डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी होती है, मतलब जो डिमांड कर्व होता है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। जैसे ये देखिए, बैंड वैगन इफेक्ट के केस में आपका ऐसे बन रहा है, तो ये आपका नॉर्मली हो गया डिमांड कर्व। ठीक, जो डिमांड कर्व है ये हो गया। अब इस केस में क्या होगा बैंड वैगन में कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी दूसरों को देख देख के, जैसे आईफोन ही है या कोई ले रहा है कि एक छोटा बच्चा है वो चॉकलेट खरीदने गया, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स डेयरी मिल्क खा रहे हैं तो उसे भी डेयरी मिल्क ही चाहिए, तो डेयरी मिल्क की डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ी तो यानी कि उसका ऐसे हो गया। सपोज कर लो, अब ऐसे में क्या है, पहले इतना था फिर इतना हुआ, है ना, डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई तो ये इलास्टिक होता गया। इसलिए इस केस में बैंड वैगन में इलास्टिक होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। जो स्नोब इफेक्ट हो जाता है वहीं पे, स्नोब इफेक्ट में क्या होता है, कुछ दूसरों से अलग करने की इच्छा होती है ना। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होती हैं, बट वो चीज़ क्योंकि वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है, हमें अच्छा लुक देती है। सपोज़ कर लो मर्सिडीज़ हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अच्छी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम उसकी तरफ जा रहे हैं लोगों से हट के कुछ करने के लिए। तो ये आपका नॉर्मल डिमांड कर्व है। अब ऐसी चीज़ें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कोई कोई ही कर सकता है, लेकिन लोग तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्या वो हर कोई उस चीज़ की डिमांड कर पा रहा है? नहीं, कुछ ही लोग कर पा रहे हैं ना। इस केस में जो डिमांड कर्व है सपोज ऐसे बन गया, अब डिमांड कम हो गई ना, इसीलिए डिमांड कर्व ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ, पहले डिमांड इतनी थी, फिर डिमांड पहले डिमांड ज़्यादा थी, फिर डिमांड थोड़ी सी कम होती गई, फिर और कम होती गई। इस केस में क्या हुआ, इनइलास्टिक हो गया। स्नोब इफेक्ट के केस में जो डिमांड कर्व है आपका थोड़ा सा इनइलास्टिक हो गया, और बैंड वैगन इफेक्ट में क्योंकि डिमांड ज़्यादा है लोगों की मार्केट में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक हो गया। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ आर ट्रू। आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर ट्रू, क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट में आपका ज़्यादा इलास्टिक होता है और स्नोब इफेक्ट में डिमांड कम होती है, इसीलिए वहाँ पे इनइलास्टिक होता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूम दैट पीपल लाइक अनियंस ऑन देयर हैमबर्गर्स। मतलब एक आप मान लो बर्गर की, आप मैकडोनल्ड में गए, आपने बर्गर लिया, लोगों को बर्गर में अनियन ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, अनियन ज़्यादा पसंद आ रहा है उनकी टेस्ट के हिसाब से। अब क्या कह रहा है, इफ़ द सप्लाई ऑफ हैमबर्गर्स डिक्रीजेस। अब मान लो कि वो जो बर्गर है उसकी सप्लाई कम हो गई है, लोगों को अनियंस बहुत पसंद थी हैमबर्गर में, लेकिन उसकी जो सप्लाई है हैमबर्गर की वो कम हो गई, तो इससे अनियन की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, बताइए। अब ये सोचिए कि कोई पेन है ना, पेन और इंक का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर पेन की सप्लाई कम हो जाएगी तो लोग इंक बस लेके क्या करेंगे,
इंक आखिर वो यूज़ करें ना, जैसे सपोज़ पायलट पेन है, तो पायलट पेन है इसीलिए तो इंक का यूज़ हो रहा है ना। इंक कहाँ डाल रहे हैं, पेन में डाल रहे हैं। अब अगर पेन की ही सप्लाई कम हो जाएगी तो वो इस इंक को लेके क्या करेंगे? इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी ना अगर उसकी सप्लाई कम होगी, क्योंकि वो दोनों क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, एक दूसरे से रिलेट हो गए। इसी तरह से जैसे ये बर्गर और अनियन का है, अगर बर्गर की सप्लाई कम हो जाएगी तो लोग अनियन बस लेके क्या करेंगे, उन्हें तो बर्गर के साथ में अनियन चाहिए। दैट्स वाई जो अनियन की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, पेन और इंक, कार और पेट्रोल, है ना। कार की सप्लाई कम हो गई तो लोग पेट्रोल का क्या करेंगे, है ना, कार और पेट्रोल आपस में रिलेट हो गए। और ऐसे ही आपका ये पेन और इंक हो गया, ठीक है। तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक की जगह अगर एक नहीं है तो हम दूसरे से काम चला लेंगे। सबसे कॉमन आपका एग्जांपल हो जाता है इसका चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। अगर टी की मान लो प्राइस ज़्यादा हो रही है तो लोग कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर टी का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, यानी कॉफ़ी सस्ता हो गया, टी ज़्यादा महंगा हो गया, तो जो सस्ता है लोग उसकी तरफ जाएंगे, भाई सप्लीमेंट है, टी की जगह कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो सप्लीमेंट्री गुड्स में यही होता है कि एक की जगह पे हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमें दोनों की ज़रूरत होती है, तभी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ। इकोनॉमिक रीजन जो होता है प्रोडक्शन का, वो उसको क्या बोलते हैं, किस चीज़ का होता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन। ईसोक्वांट का जो प्रोडक्शन होता है वो एरिया इकोनॉमिक रीजन होता है, उसको क्या कहते हैं? वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है पोर्शन, या फिर वो नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन होता है, या फिर द मिडल ऑफ ऑल ईसोक्वांट्स, या फिर द हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ ऑल ईसोक्वांट्स। अब इसमें से कौन सा होता है सही, बताइए। तो इसके लिए आपको पहले ईसोक्वांट का कर्व पता होना चाहिए कि जो रीजन लाइन होती है, जो ये प्रोडक्शन का होता है इकोनॉमिक रीजन, इसको क्या बोलते हैं, किस चीज़ का होता है। जैसे ये आपका बन गया डायग्राम। अब नाउ ऐसे और ऐसे, एंड देन ये सब टॉपिक्स जब हम क्लासेस करेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जो ये वाला एरिया हो गया ना, इसको बोलते हैं, जो ये सेंटर का एरिया हो गया ना इसको, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली स्लोप्ड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल इसोक्वांट्स। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, एंड ये आपका हो गया 11th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग की अजम्पशन के बारे में पूछ रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या नहीं होता, विच इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हर एक चीज़ कांस्टेंट होती है, ठीक है। कांस्टेंट आउटपुट प्राइसेस, कांस्टेंट इनपुट प्राइसेस एंड टेक्नोलॉजिकली फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं होता, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ओके, दिस इज़ इट। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।